जी अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम पेश खिदमत है CDC टाइम और जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट सारा असद। और सामीन आप हर हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम, हर बुध वाले दिन आप हमारा ये प्रोग्राम समात फरमाते हैं 12 बजे के करीब। और आज भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे लाइव यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस अमरीन ज़फ़र। और मिस अमरीन जो हैं ये रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। जी मिस अमरीन, आपको मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी सामीन, आपको ये बताते चलें कि आप हमारा ये प्रोग्राम जो है ये आप हमारा जो फेसबुक पेज है रिफा FM 102.2 के नाम से, वहाँ पे आप ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सुनने के साथ साथ आप देख भी सकते हैं। सो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आप किसी भी हवाले से कोई राय मालूम करना चाहते हैं तो आप वो हमारे इनसे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आज का जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है प्री लिटरेसी स्किल्स और अर्ली लिटरेसी स्किल्स, कि इनकी क्या अहमियत है, ये क्यों ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे बच्चे के लिए जो एक स्पेशल नीड के साथ है तो उसके लिए प्री लिटरेसी स्किल्स या और अर्ली लिटरेसी स्किल्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। इस पर यकीनन आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन मैं प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आज जो यहाँ पे हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद है, हमारी गेस्ट मौजूद हैं मिस अमरीन ज़फ़र, इनसे बात करना चाहूँगी। और मैं जानना चाहूँगी मिस अमरीन, मेरे सामीन भी ये जानना चाहेंगे कि आप CDC में क्या अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देती हैं और आप किस तरह से वहाँ पे काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं CDC में बतौर रेमेडियल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। और रेमेडियल थेरेपिस्ट का बेसिकली काम ये होता है कि जो बच्चे जो ज़हनी तौर पर जो कमज़ोर हैं और जिस्मानी तौर पर, तो ज़ाहिरी सी बात है उनके जो मेंटल लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। और इस तरह के बच्चों के जिनके साथ मेमोरी इश्यूज़ हैं या जो इस तरह की डेली जो रूटीन के काम है वो उस तरह से नहीं कर पाते, उनको पढ़ना लिखने में जितनी भी हेल्प उन्हें चाहिए होती है वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सही सही। अच्छा, इसमें अमरीन साहिबा मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारा इदारा है CDC चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से यकीनन बहुत ही सारी सर्विसेज दे रहा है और बहुत बखूबी अपने उस सारे काम को अंजाम दे रहा है, तो मैं अपने सामाइन के लिए चाहूँगी कि आप इसके हवाले से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दें, इसका मज़ीद तारुफ करवाएं कि ये इदारा किस तरह का है, किस तरह से काम कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्मली जो आप लोगों का एक है कि किस तरह के बच्चे यहाँ पे आते हैं और किस तरह की सर्विसेज आप उनको फिर प्रोवाइड करते हैं। CDC बेसिकली एक रिहैब सेंटर है या आप डेवलपमेंट सेंटर भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें बच्चों की नशोनुमा पे काम किया जाता है। सिर्फ एक डोमेन में नहीं, 4 तरह की डोमेन्स हैं हमारे CDC में चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, जिसमें फिजियो, स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और IEPs पे यानी कि जो रेमेडियल थेरेपिस्ट का काम है, ये 4 तरह के डोमेन्स वहाँ पर मौजूद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो मौजूद हैं वो जो फिजियोथेरेपी चाहिए है जिन बच्चों को जिनके पट्ठों में थोड़ा सा खिंचाव है या कोई ऐसे जैसे वो होल्डिंग नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमने कोई बुक पकड़ाई बच्चा पकड़ नहीं पा रहा, चलने में थोड़ी सी दुश्वारी है, तो इस तरह के बच्चों को थेरेपी प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर। उसके पास स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी पे वहाँ पर काम किया जाता है, बच्चे जो बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो स्पेशल नीड्स के साथ हैं तो बहुत सारे डिसऑर्डर और डिजीज़ के बच्चे जो हैं वो हमारे पास आते हैं। वहाँ पर जो एक एक्सपर्ट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद हैं जो कि इन बच्चों पर काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली सेल्फ फीडिंग और सेल्फ ग्रूमिंग पर काम करती है। बच्चा जो है उसको अपनी शर्ट की बटनिंग आती हो, शू लेसेस पे काम करना आता हो कि वो बंद कर लेता ही नहीं करता। उसके अलावा ग्रिपिंग पर उस पर काम किया जाता है, उस पर फाइन मोटर स्किल्स जितने भी है, बच्चे की कंघी करना उनको सिखाया जाता है। इस तरह के सारे जो टास्क हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करवाता है। फिर आ जाता है IEP का जो डोमेन है, बेसिकली जो रेमेडियल थेरेपिस्ट का काम है। IEPs जैसे मैं पहले एक दफ़ा इंट्रोड्यूस आपको करवा चुकी हूँ कि जितने भी बच्चे जिनको जिस्मानी कमज़ोरी है, जहनी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो मेमोराइज़ नहीं कर पाते चीज़ों को, आपने नाम सुना होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आ जाती है। और तमाम बच्चे जो ऑटिस्टिक फीचर्स के साथ हमारे पास हैं
हम उनको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि आगे जाके हमारा टॉपिक डिस्कस होगा प्री लिटरेसी, तो उस पर मज़ीद मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से काम करते तो हैं। इसका मतलब है कि अमरीन साहबा, जो आपका इदारा है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, ये बिलाशुबा एक ऐसा इदारा है जो कि बच्चे जो कि आप कह सकते हैं कि किसी हवाले से भी अगर उनको थोड़ी सी भी कमज़ोरी है, या उनको हम कह सकते हैं कि वो डिलेड माइलस्टोन चाइल्ड है, उसको चाहे फिज़िकली कोई कमज़ोरी है, चाहे उसको जहनी तौर पे कोई कमज़ोरी है, या किसी भी लिहाज से उसकी कोई मस्कुलर उसकी कोई कमज़ोरी है, तो आप लोग उन बच्चों के साथ काम करते हैं और उन बच्चों को एटलीस्ट आप इस काबिल बना देते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ या एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। बेशक ऐसा ही है। बिल्कुल सही। अच्छा अमरीन साहब, अभी हम आएंगे अपने जो आज का हमारा टॉपिक है जो कि है प्री लिटरेसी स्किल्स और अर्ली लिटरेसी स्किल्स। मैं चाहूँगी कि ये आप हमारे सामाईन के लिए आसान अल्फाज में बताइए कि बेसिकली प्री लिटरेसी स्किल्स क्या हैं और अर्ली लिटरेसी स्किल्स क्या हैं। ठीक है। प्री लिटरेसी स्किल्स और अर्ली लिटरेसी स्किल्स पे अगर बात की जाए तो लिटरेसी जब भी आता है तो जहन में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि ये पढ़ाई से मुंसलिक है, ये पढ़ाई से मिलता जुलता है। तो हर एक बच्चे को, जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ की गोद में आता है तब से ही वो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बुकिश नॉलेज उस बच्चे को चाहिए। अगर बच्चा कोई चीज़ को पकड़ भी रहा है तो हम कहते हैं बच्चे को पकड़ने की सलाहियत आ चुकी है। बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है तो उसने वो चीज़ लर्न की है, उसने किसी को देखा है कि वो चीज़ उसने पिक की है, तो शुरू से ही बच्चा इस चीज़ को लर्न कर रहा होता है। तो प्री लिटरेसी स्किल्स बेसिकली जो बहुत छोटे बच्चे, जो कि आप इसकी एज रेंज भी आगे जाके मैं डिस्कस करूँगी, तो बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनके लिए प्री लिटरेसी स्किल्स यानी स्कूल जाने से पहले जो प्री स्कूलर्स होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को स्कूल जाने से पहले पता होनी चाहिए। इनमें जितनी भी लिटरेसी की चीज़ें जो बच्चे को स्कूल जाने से पहले ज़रूरत है वो प्री लिटरेसी स्किल्स में आएंगे। और अगर अर्ली लिटरेसी स्किल्स के बारे में बात करें तो वो बच्चा जब स्कूल जाएगा उससे नेक्स्ट स्टेप, यानी आप स्टेज कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज जो है वो प्री लिटरेसी स्किल्स है, और उसके बाद नेक्स्ट जब मूव ऑन करेगा बच्चा तो वो अर्ली लिटरेसी स्किल्स में लाई करेगा, जो कि स्कूल्स में प्रॉपर जाके उसकी किताबों से और पढ़ाई से मुंसलिक जो चीज़ें करवाई जाएंगी वो अर्ली लिटरेसी स्किल्स में आएंगी। सही। और अगर हम इन स्किल्स की बात करें, प्री लिटरेसी स्किल्स हैं या अर्ली लिटरेसी स्किल्स हैं, तो ये किस किस्म के बच्चों पर ये स्किल्स अप्लाई या इनकी ट्रेनिंग अप्लाई हो सकती है और किस तरह के स्किल्स इसमें आप सिखाते हैं? जहाँ तक बात की जाए कि किस तरह के बच्चों के लिए अप्लाई किए जाते हैं, तो ये आसान अल्फाज में कहूँ तो ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि बच्चा उसने लेटर ऑन स्कूल जाना है। ठीक है। अगर वो स्पेशल नीड्स के साथ भी है तो हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है तो उसका आईक्यू लेवल कम होगा। समटाइम्स स्पेशल नीड्स में बच्चा वो भी आ रहा है जिसका आईक्यू लेवल अप टू द मार्क है या उससे भी अबव है, नॉर्मल से भी अबव है। यस। तो इस तरह के बच्चों का आईक्यू चूंकि उससे ज़्यादा होता है तो वो तो ऑलरेडी इन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिलेड माइलस्टोन के साथ होते हैं, जिनके साथ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। और वो एफर्ट जो है अगर घर से ही मदर करने शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही एक बात कह दी, ये प्री लिटरेसी स्किल्स अब इस तरह एक मिसाल छोटी सी है कि जैसे एक घर बनता है, घर के लिए जो एक ईंटों की बुनियाद रखी जाती है ना, आपने ये चीज़ देखी होगी कि घर जब बना है तो एक बुनियाद पे बनता है वो। तो बेसिकली जो बुनियाद है वो प्री लिटरेसी स्किल से स्टार्ट हो जाती है, जो कि मदर घर पे करवाने शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं मदर, फादर हैं, सिबलिंग्स हैं, वो बच्चे को ये काम करवा सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाती है स्पेशल नीड्स के साथ, तो ये थोड़ा सा टाइम ले भी सकती है और कभी कभार ये बहुत जल्दी भी बच्चा लर्न कर लेता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, तो हर एक चीज़ को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, इसमें अमरीन साहब आपने बात की है कि इसमें हम जो उनके बच्चों के स्कूल जाने से पहले जो उनको पढ़ाई का इदराक होना चाहिए उसके हवाले से हम काम करते हैं, और साथ ही हम बात करें डिलेड माइलस्टोन की भी हम बात करें, तो क्या इसमें एज लिमिट जो है वो कहीं किसी एक लेवल पे फ्लक्चुएट करेगी? यानी कि नॉर्मली हम प्री स्कूलिंग का जो टाइम देख रहे होते हैं वो तकरीबन 3 बरस से पहले का होता है। एक नॉर्मल बच्चा जो है वो 3 बरस से पहले का जो टाइम है उसको हम कह सकते हैं कि वो प्री स्कूलिंग उसका टाइम है। जो डिलेड माइलस्टोन होते हैं क्या उनमें कोई एज लिमिट फ़र्क हो जाती है? क्या उनका टाइम ज़्यादा हो जाता है या क्या आप एज लिमिट क्या देख रहे होते हैं? जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज़ें वेरी करती हैं। हर बच्चा है अपने हिसाब से वो चलेगा। हम अगर बच्चा डिलेड माइलस्टोन के साथ है तो ओबियसली वो जो एक रूटीन है उससे हटके होगा वो बच्चा। अगर एक एज रेंज जैसे कि आप बता रही हैं 3 साल की उम्र तक बच्चे की प्री स्कूलिंग करवा देनी चाहिए, जो कि शुरू से स्टार्ट हो जाती है। 1 साल से जब बच्चा बढ़ता है तो उसके साथ साथ ये प्री स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये अगर हम नॉर्मल बच्चों में बात करें तो 3 साल की उम्र जो है
बहुत है, उसके बाद बच्चे को स्कूल जो है वो जा सकता है। लेकिन अगर हम स्पेशल नीड्स के साथ अगर बात करें या डिलेड माइलस्टोन के साथ, तो वो 5 से 6 बरस तक चलेगा। 2 से 5, अब हम 1 साल से भी बात नहीं करें, हम 2 से ऊपर कर रहे हैं बात, क्योंकि वो डिलेड माइलस्टोन के साथ है। तो ये एज रेंज जो है वो है प्री स्कूलिंग की। और उसके बाद अगर बच्चा इस काबिल हो चुका है कि वो स्कूल जा रहा है, तो 5+ यानी 5 ऑनवर्ड जितना भी जाएगा बच्चा, वो उसकी अर्ली लिटरेसी में जाएगा बच्चा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमरीन साहब, आपको बताते चलें कि अभी इस वक्त फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिनमें सैयद मुअज़्ज़म अब्बास हैं, मारिया नवाब हैं और अहमद रमज़ान हैं। और इसके साथ साथ हमें 2 सवालात भी मौसूल हुए हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि ऐसे बच्चे जिनको कुछ देर के लिए स्कूल का सबक याद हो जाता है मगर कुछ देर बाद वो भूल जाते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्या ये समझना चाहिए कि इस बच्चे के अंदर कोई ज़हनी मसला हो सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो बच्चे की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बच्चे को उसका बिहेवियर घर में क्या है, बिहेवियर देखना बहुत ज़रूरी है। उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब भी कोई चीज़ लर्न करता है तो वो इन्वायरमेंट से लर्न करता है। बिल्कुल ऐसे चीज़ों बाकी उसको हम बुकिश नॉलेज भी देते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट से जो चीज़ लर्न करता है वो प्रैक्टिकल होता है। और हम और आप ये लोग हम सब जानते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट से जो चीज़ें लर्न करता है वो प्रैक्टिस में आता है, प्रैक्टिकल वर्क आता है, जो बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है। अगर बच्चा चीज़ को लर्न कर रहा है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको भूल जाता है, यहाँ पर एक बात ये भी है कि बच्चा किसी ज़हनी दुश्वारी का शिकार है। और एक चीज़ ये भी आ सकती है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। सही। अब वहाँ पर बात ये होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करवाना। सबसे पहले बच्चे के रीइंफोर्समेंट पे काम किया जाता है। अगर आप ABA एनालिसिस देखें ना, तो वहाँ पर बच्चे की बिहेवियर पे काम किया जाता है, बच्चे के जो रीइंफोर्सर पे काम किया जाता है। ये चीज़ पता कर लें कि बच्चे का रीइंफोर्सर क्या होना चाहिए। रीइंफोर्सर के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी, इससे बरक्स के हमारे यहाँ वालिदैन जो है वो बच्चे को डांट डपट के बिठा देते हैं, तुम्हें नहीं आता, या उसको पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट से ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट की तरफ लेके जाएँ। अगर उसका बुक की तरफ इंटरेस्ट है, तो अगर बच्चा है, उसको अगर कोई इस तरह की टेक्स्ट की बुक पसंद है, वो दूसरी बुक की तरफ नहीं जा रहा, तो आप उसको टेक्स्ट की बुक को ही इस तरह से खुद बना सकते हैं। आजकल तो इतने आप अगर देखें DIYs यूट्यूब पर मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज़ में है। वो अगर कलरलेस चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो हैं उनके साथ काम नहीं करा, तो कलरफुल चीज़ों के साथ उसको काम करवाएं। बच्चा अगर इतनी जल्दी, और एज लिमिट चूँकि बताया, स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चा है उनकी एज लिमिट नहीं होती कि कोई एक एग्जैक्ट डे हम नहीं बता सकते हैं, डेट नहीं बता सकते कि बच्चा 2 साल तक ये चीज़ लर्न कर लेगा। हो सकता है बच्चा एक क्लास में 2 साल लगा ले, 3 साल लगा ले। तो ये चीज़ पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग काम करवाया जाए और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और हमारा सवाल है कि जी ज़हनी तौर पे बच्चा ठीक है कि नहीं, इस चीज़ को वालिदैन किस तरह से जज कर सकते हैं? क्या उसके लिए कोई कुछ मतलब आप लोगों के इदारे में आते हैं? ऑल्दो आपका ये एग्जैक्टली एरिया शायद नहीं होगा, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं होगा, लेकिन एक ही सवाल हमें मौसूल हुआ है, तो इसमें क्या आप बता सकती हैं कि क्या इसमें मुमकिन हो सकता है जहाँ पे वालिदैन अपने घर में रहते हुए थोड़ा सा इस चीज़ को जज कर सकें कि बच्चे के साथ कोई ज़हनी इशू तो नहीं है? ठीक है, उसके लिए पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चे का IQ लेवल देखना ज़रूरी है। बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर कब होगा? जब उसका IQ लेवल कम आएगा, या उसको घर पे कुछ इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसको वो डिसलाइक कर रहा है और उसके साथ हो रहा है। सही। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेता है। कॉन्शियसली तो बच्चा एक चीज़ को कर रहा है, अगर आप उसको कह रहे हो कि ये चीज़ पढ़ लो, जैसे लेट्स सपोज A लिखा हुआ है, बच्चे को बोला है A पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उसने A पढ़ लिया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसकी कोई और चीज़ चल रही है, कुछ रिग्रेट्स हैं। छोटे बच्चों के क्या रिग्रेट्स होते हैं? भाई वहाँ पर वो चीज़ पढ़ी थी, मैंने उठाई, मुझे डांट पड़ी, मेरा फ्रेंड ने मुझे मारा, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको मारा, मुझे मेरी अम्मी से डांट पड़ी। तो हमारी नज़र में ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ये। और वहाँ पर बच्चे को बिठाएं, उसको समझाएं, और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को स्नप करके मत बिठाएं। वो जो बोल रहा है उसकी बात सुने, उससे पेरेंट्स को IQ की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ को तो खुद से पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस काबिल है और क्या सलाहियत उसमें अभी नहीं है। और अगर आपने एग्जैक्ट पता करना है कि बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है या नहीं, तो IQ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, दैट्स ग्रेट जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दोनों मेरे नाजरीन या सामीन जिन्होंने ये सवालात किए हैं वो काफ़ी हद तक अपने इस जो हमारी एक्सपर्ट ने जवाब दिया है उससे मुत्तफ़िक हो चुके हैं। अच्छा, इसमें अमरीन साहब मुझे ये बताइए कि जो आज का हमारा टॉपिक है प्री लिटरेसी स्किल्स एंड अर्ली लिटरेसी स्किल्स,
किस उम्र में ये स्किल्स सिखाए जाते हैं और किन किन टेक्निक्स के थ्रू ये स्किल्स आप सिखा रहे होते हैं? जैसे कि आज मैं देख भी रही हूँ आप कुछ यहाँ पे मटेरियल भी लेके आई हैं, तो उस पर भी यकीनन हम बात करेंगे, लेकिन किस उम्र में ये स्किल्स जो हैं वो नॉर्मली सिखाए जा रहे होते हैं? एग्जैक्ट एज जैसे मैं बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक तो लाई करती है, वेरी करती है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एज जो अप्रोप्रिएट है डिलेड माइलस्टोन के साथ वो 2 to 5 और 6 ईयर्स तक ये जा सकते हैं, जिसमें हम प्री लिटरेसी स्किल्स सिखा सकते हैं। और अर्ली लिटरेसी स्किल्स की जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि बच्चे की कोई एग्जैक्ट हम डेट या टाइम नहीं बता सकते कि बच्चा 2 साल में ये चीज़ सीखेगा, 4 साल में ये चीज़ सीखेगा। हम उसके साथ मेहनत करते रहते हैं और वो बच्चा वो चीज़ लर्न करता रहता है। और एट द एंड जैसे कहते हैं ना, जितनी आप मेहनत करोगे उतना बच्चा अच्छा लर्न करेगा, तो एट द एंड आपको आउटपुट ज़रूर इस चीज़ का मिलेगा। तो अगर प्री लिटरेसी स्किल्स की बात की जाए तो 2 से 5 साल या 6 साल तक भी ये चीज़ जा सकती है। और अगर अर्ली लिटरेसी स्किल्स के बारे में बात किया जाए तो वो 5 ऑनवर्ड चलती है। और इसमें क्या सिर्फ आप लोगों की ही इसमें हम समझें कि मेहनत इसमें शामिल होती है, या इसमें आप कोई इस तरह की भी सर्विसेज या पेरेंट्स के लिए भी कोई इस तरह का कोई काइंड ऑफ अवेयरनेस स्किल प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स घर में भी उस बच्चे के साथ थोड़ी बहुत मेहनत कर सकें इन स्किल्स के हवाले से? बिल्कुल मैम, कुछ जो मैं एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ ये मैं पेरेंट्स के लिए भी लेके आई हूँ। और चूँकि हमारे यहाँ पेरेंट्स को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्री लिटरेसी स्किल्स बेसिकली वो हैं जो पेरेंट्स खुद भी करवा सकते हैं बच्चे को। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल में जाएगा तभी ये ABC पढ़ना शुरू होगा, घर पे उनको पढ़ना सिखाएं। उससे उसका फ़ायदा क्या होगा कि बच्चा जब नर्सरी में जाएगा, ठीक है, या प्ले ग्रुप में जाएगा, वो ऑलरेडी इतना कुछ लर्न कर चुका होगा कि वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब बाकी लेवल के बच्चे, क्योंकि आजकल माशाल्लाह वालिदैन ने खुद भी बहुत कुछ बच्चों पे एफर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बच्चा जब एक यहाँ पर खड़ा है, दोनों है सेम लेवल के बच्चा, मैं 2 बच्चे यहाँ खड़े कर देती हूँ, एक वो है कि जिसको लेट्स सपोज D या E तक आता है, एक बच्चा बिल्कुल ब्लैंक खड़ा हुआ है। अब उसको खुद ब खुद वो ये चीज़ नहीं समझेगा कि मेरा लेवल नहीं है, मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं है। वो ये देखेगा कि मेरे साथ की उम्र का बच्चा जो कि मेरी ही क्लास का है उसको ये चीज़ आती है, तो मुझे ये चीज़ क्यों नहीं आती? तो बच्चा वहाँ पर फिर रिग्रेस हो जाता है, जो चीज़ उसको आ रही होती है वो उसको भी नहीं बोलता। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि पेरेंट्स अगर उसको इनिशिएट करवाएंगे तो ही वो आगे जो है स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कुछ मैं एक्टिविटीज़ भी लेके आई हूँ, वो भी आपके साथ में बिल्कुल सही। इसमें मेरा ख्याल है ये वाली चीज़ ख़ास तौर पे इस लम्हे में मैं ये शेयर करना चाहूँगी सामीन कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल एक जो चीज़ देखने में आई है, या नॉर्मली एक जो चीज़ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि अगर एक घर में एक ऐसा बच्चा है जो किसी भी हवाले से स्पेशल नीड्स के साथ है, और बाकी 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ, ऑलरेडी उनका एक लाइफस्टाइल नॉर्मल है, तो जो बच्चा एक स्पेशल नीड के साथ है तो पेरेंट्स ऑलरेडी ही उसको जैसे इग्नोर कर देते हैं, ना उनकी कहीं पे स्कूलिंग होती है, ना उन पे कोई उस तरह की वो तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पे वो बच्चा जो ऑलरेडी एक स्पेशल नीड के साथ है, उसको जब इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, इस तरह का वो बिहेवियर उसका देखने में आएगा, तो वो अल्टीमेटली ही वो कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, एक लो फील में चला जाएगा। तो पेरेंट्स को इस मौके पे ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी उनकी मेहनत दरकार है, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर सकता है, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल गुजार सकता है। बिल्कुल मैम, अगर आप ये देखें ना तो स्पेशल का मतलब ही ये है कि बच्चा बाकियों से स्पेशल है। सही है, पेरेंट्स को उसे स्पेशल टाइम देना है और तभी जाके वो चीज़ों को लर्न कर पाएगा। तो ये चीज़ पेरेंट्स अगर इस लफ्ज़ का मतलब भी समझ जाए ना कि स्पेशल का मतलब है कि हमने इसको स्पेशल बनाना है, इसके लिए वक्त स्पेशल बनाना है, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत सारे मसाइल, वेरी ट्रू, बहुत आपने बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, इसमें अगर अमरीन साहब मैं थोड़ा सा रिसोर्सेज की तरफ देखूं कि हमारे पास इसमें इन स्किल्स को सिखाने के लिए किस तरह का मटेरियल अवेलेबल होता है, स्पेशली इसको हम अपने कहते हैं कि रिसोर्स मटेरियल किस तरह का अवेलेबल होता है, तो उसके हवाले से अगर आप अपने सामाइन से शेयर करें। जी जी ज़रूर। अगर बात की जाए प्री लिटरेसी स्किल्स की, तो प्री लिटरेसी स्किल्स में आ जाती हैं 3 तरह की इकसाम आ जाती हैं इसकी। अच्छा। एक सबसे पहले आता है बच्चे को प्रिंट अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रिंट अवेयरनेस बेसिकली क्या है कि बुक के बारे में बच्चे को नॉलेज हो। अच्छा। बुक ज़रूरी नहीं है कि मैं ABC की बुक कह रही हूँ, बच्चा है घर में है, माँ किसी भी तरह की उसको बुक पकड़ाए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, अगर ये कैमरा इसको फोकस करे, ये एक डायनासोर की बुक है, डायनो। ठीक है। अगर आप इसमें देखें ना तो यहाँ पर बिग पिक्चर बुक है ये। सही। यहाँ पर एक टाइम पे एक ही चीज़ बच्चे को कन्वे कर सकते हैं पेरेंट्स। उनको ये बोलें कि जैसे कि अब ये एक डायनासोर खड़ा है, हम ये पूछेंगे कि बेटे ये बताओ
कि इनमें से बड़ा डायनासोर कहाँ है। बच्चा हाथ से इशारा करेगा, या अगर वो खुद नहीं करा उसको हैंड ऑन हैंड करवाएं, उसका हाथ पकड़ें, उसको बोलें कि ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक उसका हाथ रखवाएं और बोलें इट्स बिग डायनासोर। बच्चे को पता चले कि जो बड़ी चीज है वो बड़े डायनासोर को जो है बता रही है। फिर हम बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा डायनासोर है जो भाग रहा है। अरमीन साहब थोड़ा सा अगर आप हमें पीछे करके दिखाएं कि वो हमारी स्क्रीन पे आप पूरी तरह से जो है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इतना ठीक है? जी जी ठीक है। हम बिग डायनासोर का कॉन्सेप्ट बड़ा हाथ रख कर उसको लगा के बता सकते हैं कि ये बिग डायनासोर है। उसके बाद देखा जाए हम कह सकते हैं बच्चे से कि यहाँ पर कौन सा डायनासोर है जो भाग रहा है, तो बच्चा पॉइंट करेगा ये ऐसा कौन सा डायनासोर है जिसके पाँव से धूल निकल रही है। ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना जो मदर बच्चे को दे सकती है पॉइंटिंग का। बच्चा बताएगा कि ये है जो भाग रहा है यहाँ से। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख लें, इसी तरह की पिक्चर बुक्स अगर पेरेंट्स घर पर रखते हैं तो बहुत मुफीद होती हैं इनके लिए। उसके अलावा हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, अब जैसे 3 डायनासोर है, बच्चे को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट आ गया, बड़ा डायनासोर, छोटा डायनासोर। उसके अलावा फिर हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि कौन सा डायनासोर है जो झूले ले रहा है, एक डायनासोर पे जो झूले ले रहा है। अब बच्चे को पता है ये वाला बैठा हुआ है, ये झूले ले रहा है, वो खुद से पॉइंट कर देगा कि बच्चा कि ये वाला है। इनमें से कौन सा है जो बहुत खुश है, वो बता देगा कि ये डायनासोर जो है वो बहुत खुश है। तो इस तरह की जो पिक्चर बुक्स हैं वो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो काम करती हैं। हमने सबसे पहले जो प्रिंट अवेयरनेस है उसमें देखना ज़रूरी होता है कि अगर मैंने बच्चे को ये बुक दी है, बच्चा इसको करता क्या है, आया उस बच्चे ने पकड़ के रख ली है, बच्चे ने उठा के फेंक दी है, बच्चा इसको मुँह में डालने लग गया है, हम वहाँ से भी बच्चे की जो ज़हनी मसाइल हैं उसको देख सकते हैं। सही। अब ये बुक है बच्चे को देना और ये देखना कि बच्चे ने उसको सीधी पकड़ी है या उल्टी पकड़ी है, उसको टाइटल पेज और एंड पेज का पता है या नहीं पता, बच्चे ने इसको पकड़ के खोला है या बंद ही रखा है, और अगर कोई लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट पढ़ रहा है बच्चा, तो क्या उस टेक्स्ट को राइट से शुरू कर रहा है या लेफ्ट से शुरू कर रहा है, जिस सीक्वेंस से वो है उसी सीक्वेंस से कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा इन बुक्स के अलावा बच्चे अगर पेरेंट्स, जैसे हम अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें बच्चे सेंसरी इश्यूज के साथ होते हैं, उनको सेंसरी मसाइल होते हैं, जैसे वो टच करें तो उन्हें मतलब कुछ चीज़ों को टच नहीं कर पाते, और अगर उनको सेंसेशंस के थ्रू काम करवाया जाए तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसके लिए ये टच एंड एक्सप्लोर के नाम से एक बुक है। अगर आप इसमें देखें ना तो यहाँ पर उसकी स्किन साथ बनाई हुई है। अगर फिश है तो उसकी स्किन किस तरह की है, बच्चे का हाथ पकड़ें, उसको साथ लगवाएं, उसको बताएं कि बच्चे ये देखो ये क्या है। अगर आप इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, लेट्स सपोज दिस, ये बहुत रफ है, एक रफ सा हम उसे बता सकते हैं, बिल्कुल हम बता सकते हैं इट्स अ ग्रे शार्क विद रफ स्किन। बच्चे को इस तरह से बताएं कि बच्चा उस चीज में इंगेज हो, अपना हाथ लगाएं, उस बच्चे का हाथ पकड़े, उसको बताएं कि ये क्या है, ये एक शार्क है, बच्चे को पता चले कि इसकी स्किन इस तरह की होती है। अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर कोई ABCs नहीं बच्चे को सिखा रही, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू मैं सब कुछ बच्चे को करवा रही हूँ, उसके कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली क्लियर। एग्जैक्टली। अगर उसके बाद बात की जाए, यहाँ पर एक और है, ये जैसे कि हमें पता है कि जो परिंदे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, तो यहाँ पर कॉटन का बना हुआ है ये जो बर्ड है, बच्चा यहाँ पर हाथ लगाएगा, उसे पता चलेगा कि सॉफ्ट जो है वो पर हैं परिंदे के, ठीक है। तो उसको साफ इस तरह की चीज़ों से बच्चे को बहुत जल्दी रिकग्निशन होती है, बहुत जल्दी वो चीज़ समझ। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दे दिए, स्किन भी बता दी एनिमल्स के नाम भी बता दिए, हमने उनकी स्किन का टेक्सचर भी बता दिया कि किस तरह का है। और ये आ जाता है हमारे पास जो पिक्टोरल व्यू है ऑफ प्रिंट अवेयरनेस, कि बच्चे को बुकिश नॉलेज इस तरह से भी आप दे सकते हैं। सेकंड हमारे पास टाइप आ जाती है अल्फाबेट्स। बच्चे को इनिशिएट करवाना है तो अल्फाबेट्स, जब बच्चे ने पिक्चर्स के थ्रू एक चीज़ पढ़ ली है ना, अब उसने ABCs पे आ जाना है। ABCs के लिए यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा व्यू हमेशा बच्चे के लिए रखें, छोटा नहीं। ये A है, बच्चे को हम इस तरह से बता सकते हैं कि बेटे ये A है, ये A है, A, और साथ हम रिकग्निशन करा देंगे एप्पल की, ठीक है, एप्पल यहाँ पर पीछे कार्ड पे भी मौजूद है, हम इसके साथ मैचिंग करा सकते हैं। बच्चे को यहाँ पर रखें, साथ बनाना रखें, बोले बेटे इसमें से एप्पल यहाँ पर रखें, करें आप जी। वो एप्पल को पॉइंट, अगर वो एप्पल को पॉइंट भी कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, एक नई चीज़ हम लर्न करवा रहे हैं बच्चे को। उठाया A एप्पल, हम इसके थ्रू अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कॉन्सेप्ट देना चाहें एनिमल्स के, बर्ड्स के, हम पिक्चर्स के थ्रू, और आजकल राइम्स आई हुई हैं वर्ड्स के लिए, अल्फ़ाबेट्स के लिए। A is for apple,
लाइक इस तरह से बच्चा बहुत आसानी से और बहुत इजीली, जैसे कि हम आजकल गैजेट्स जो हमारे मोबाइल्स हैं, हम बच्चों को किस लिए देते हैं कि बच्चा टाइम पास कर ले। अगर वही टाइम पास हम उनको राइम्स में लगा दें तो बच्चा गेम्स को छोड़ के तो राइम्स की तरफ चला जाएगा और राइम से वो बहुत सारी चीजें लर्न कर सकता है। तो उसके जो डिलेड माइलस्टोन्स होंगे ना वो तो अपनी जगह, लेकिन बच्चे का एटलीस्ट IQ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हम ये चीजें बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फोनिक्स आ जाता है, थर्ड चीज। आजकल इस चीज पर काम बहुत ज्यादा होने शुरू हो गया, लेकिन पहले ये चीज नहीं थी। फोनिक्स बच्चे को साउंड बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने राइम्स का बोला, फोनिक्स के लिए बेस्ट चीज है कि आप बच्चे को राइम्स करवाएं। ठीक है। A इज फॉर एप्पल, अ एप्पल। जैसे कि अब कैट का एक वर्ड है जो कि आगे अर्ली लिटरेसी में मैं आपको बताऊंगी। एप्पल है ना, तो ए और एप्पल का क्या साउंड है, ए अ एप्पल। यानी जो भी हमने बच्चे को अब ये नहीं बताना कि एप्पल किस तरह हम कहेंगे वो खुद कहेगा एप्पल। तो ये बच्चे को साथ साथ प्रॉम्प्ट्स देना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट देती जाऊँ कि ये देख सही, यहाँ पर अभी हम बच्चे को वर्ड की तरफ नहीं लेके आए, हम ए अ एप्पल ये 3 चीजें बता सकते हैं बच्चे को। ए अ एप्पल, बी ब बॉल, बलून, तो बी ब बलून या बॉल या जो चीज भी है, हम इस तरह बच्चे को फोनिक्स पे काम करवा सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे ने वर्ड कॉन्सेप्ट सीखना है उससे पहले उसका अल्फाबेट सीखना और साउंड सीखना मस्ट है, तभी बच्चा एक वर्ड बिल्डिंग की तरफ जाएगा। ये चीजें हो गई प्री लिटरेसी की। अब जब बच्चा प्री लिटरेसी स्किल से आगे जब निकलेगा तो वो अर्ली लिटरेसी में जाएगा, जो कि अब स्कूलिंग का काम शुरू हो जाता है यहाँ से। अब रेमेडियल थेरेपिस्ट या फिर आप कह सकते हैं स्कूल टीचर्स भी इस पे काम करवा रहे होते हैं ना। अब उनका क्या काम है कि वो इसको किस तरह से लेके चलेगा कि अब वो जब देख रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो ABC उसको आ गई है अल्फाबेट्स, उसको पिक्टोरल व्यू के थ्रू चीज़ें जो है वो रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना आसान हो गया है। अब वो बच्चा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हम उसको वर्ड्स पे लेकर आएंगे। उसमें फिर वर्ड बिल्डिंग आ जाती है। वर्ड्स हम किस तरह से करवा सकते हैं, जैसे कि अभी ये है, हमने पहले क्या बताया, ए आ एप्पल, अब नीचे एप्पल लिखा हुआ आ गया, बिल्कुल सही। अब इसमें एक और चीज आ जाती है नरेटिव स्किल्स, यानी कि नरेट करना स्टोरी को। अब इसमें अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक टाइम पे 4 या 5 चीजें आपको बताई जा रही हैं। ए का कॉन्सेप्ट भी है, साउंड का कॉन्सेप्ट भी है, पिक्चर भी है और नीचे वर्ड भी है, और आप इसको नरेट कराएं, बच्चे से बोलें कि इसकी स्टोरी बताएं कि ये क्या हो रहा है। बच्चा क्या करेगा, बताएगा कि यहाँ पर कुछ एप्पल्स गिर गए हैं जो उठाए जा रहे हैं। एप्पल का कॉन्सेप्ट भी आया, गिर गए हैं, उठा रहा है, गिरने और उठाने का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो आप एक चीज से मल्टीपल टास्क ये पेरेंट्स घर पे बासानी करवा सकते हैं बच्चों को। कोई इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे पेरेंट्स थोड़ी सी एफर्ट करें ना तो बच्चा बहुत ईजी और बहुत जल्दी ये लर्न कर सकता है। तो ये कुछ गैजेट्स हैं जो बच्चे के साथ यूज करते हैं प्री लिटरेसी और अर्ली लिटरेसी में। उसके बाद अगर हमने उसको कॉन्सेप्ट सिखाना है सर्कल का, अब बच्चा है वो इसको एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए राइम्स भी हैं और इसके लिए हम कलरिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। बच्चा है, अगर उसको कलर किस बच्चे को पसंद नहीं होते, हर बच्चा जब कलर्स पकड़ाओ ना वो उसको कुछ ना कुछ जरूर करता है। तो अगर हम पेज के ऊपर रख के, जैसे कि ये पेज है, इसके ऊपर मैं सर्कल रख देती हूँ और बच्चे को कहती हूँ कि विद इन दिस सर्कल आपने कलर करना है। जब वो इसको कलर करता रहेगा, या हम खुद ही बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ थेरेपिस्ट हम उसका हाथ पकड़ा के काम करवा रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री खुद ब खुद बन गई। जब वो हटाएगा तो हम कहेंगे बेटी ये सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। आप राउंड का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं थ्रू व्हील्स, गाड़ियां गुजर रही हैं, माँ बच्चे को कह सकती है कि ये व्हील है, ये राउंड है, इट्स राउंड व्हील। उसके अलावा बच्चे का हाथ पकड़े, इट्स राउंड व्हील, इट्स अ सर्कल। राइम्स भी मौजूद हैं, नई सक्सेस सुन रही होती है। एग्जैक्टली। तो इस तरह की ये छोटी छोटी सी चीज़ें, कोई बहुत बड़ी ये चीज़ें नहीं है, बासानी बच्चे बहुत सारी चीज़ें, और प्री लिटरेसी एटलीस्ट बच्चे ये चीज़ सीख सकते हैं। सही। उसके अलावा अर्ली जो लिटरेसी है उसमें रिटन कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब बच्चा एकदम से आप इसको ये दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि लिखो ए, बच्चा कभी नहीं लिख सकेगा। उसके लिए आप जैसे है ना वैसे हमारे पास मौजूद होते हैं ए अल्फाबेट का स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं उसका, ये एक सांचा बना होता है। जैसे कि ये है, हम ऐसे रखवा के बच्चे से उसके बीच में कलरिंग करवाते हैं। वो क्या, ठीक है, ऐसी चीजें जिनका टेक्सचर थोड़ा सा अलग हो। बच्चा पेन नहीं पकड़ा, ना जबरदस्ती करें उसके साथ, उसके सामने रखें, क्ले रख दें, या रेत रख दें थोड़ी सी, उसको बोले उसकी फिंगर पकड़ें और उसके बीच में लिखवा दें ए। ठीक है, फिंगर उसकी पकड़ी, ये ए लिखवा दिया उससे।
सही। फिंगर पकड़ी, बी लिखवा दिया। सही। शेप कोई बनवानी है, सैंड के बीच में बहुत आराम से यू बन जाता है, ये सर्कल बन गया, ये ट्रायंगल बन गई। बच्चे को सेंसरी उसका जो नीड थी वो भी पूरी हो रही है, बच्चे का लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी उसमें आ रहा है। हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। घर में हम मैग्नेटिक बोर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक बोर्ड्स आजकल एक बहुत मुफीद एक चीज़ है, जिसमें ABC फिक्सिंग होती है और मैग्नेट्स के थ्रू होती है। और वो मैग्नेट वहीं पर फिक्स होता है जहाँ पर उसने फिक्स होना है। ठीक है, अगर बच्चे जो एक मैग्नेट होगा, ये मैग्नेटिक हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड भी इसी तरह से मैग्नेट होते हैं। हमने ए का पकड़ा और ये एक सांचा बना हुआ है, हमने उसके बीच में उसको इन करवा दिया। इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट भी हो गया, बच्चे ने उस चीज को इन भी कर दिया, वो चीज टच हो गई उसके साथ। बच्चे को पता चल गया कि ये इसी की एक मखसूस जगह है जिस पर वो लग गया, यानी कि ये ए है। सही। ए इस तरह के एप्पल्स भी आते हैं, इस तरह के आप फ्रूट रिकग्निशन, एनिमल रिकग्निशन, कलर रिकग्निशन, आप सर्कल शेप्स, किस तरह की भी आप चीज़ें जो है वो आजकल बहुत आसानी से जो है वो आप छोटी मोटी चीज़, अब एक चीज़ है ये एक चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए यूज़ हो। आप इसको सर्कल करके बीच में व्हील बना दो, आप इससे कोई राउंड का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आप बॉल का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आप सर्कल, आपको उसको सिखाना मस्ट है। तो आप एक चीज़ों से मल्टीपल टास्क करवा सकते हो घर पे। बिल्कुल सही। और मदर के लिए ये काम बहुत आसान है। काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना है, बच्चे ने शूज़ तो हर बच्चा पहनता है, शूज़ पड़े हैं, बेटे आपका शूज़ कहाँ है, नहीं बता रहा, पकड़ा और बोला 1 2 शूज़, 1 2 बकल माई शू। वो कॉन्सेप्ट बच्चे को आ गया कि ये शूज़ हैं और ये 2 शूज़ हैं। ठीक है। जब मामा 1 2 बोलेंगी तो मैंने शूज़ उठा के मामा को देने हैं कि मामा ये 1 और 2। सिंपल तरीके से जो मदर्स हैं वो घर पे बच्चे को ये काम करवा सकती हैं। तो इस तरह के कुछ सिंपल गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, सिंपल इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं बच्चे की लर्निंग और उसकी अर्ली एजुकेशन पर काम करने के लिए और उसकी प्री लिटरेसी पे काम करने के लिए। बहुत खूब मिस समरीन, मतलब मुझे ये सुन के ये इतना अच्छा लग रहा है और इतना मुझे ये मुफीद लग रहा है। तो जब ये आप यकीनन एक इदारे के अंडर उसके डोमेन में आके ये सब चीज़ें आप सिखा रहे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चा जो है वो बहुत ही एक बेहतरीन अंदाज में उस सारी चीज़ को लर्न कर रहा होगा। अच्छा अमरीन साहब, हमें बातें करने या मज़ीद सीखने का तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम को भी देख रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम का टाइम है। सो अभी मैं एक यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी, कुछ प्रोग्राम के आखिर में कुछ सवालात शामिल करना चाहूँगी और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। वजी ज़फ़र जो हैं वो हमें सुन रहे हैं या सुन रही हैं, और इसके अलावा शाज़मीन दानियाल जो हैं वो भी हमें इस वक्त सुन भी रही हैं और फेसबुक पे उन्होंने हमें ज्वाइन किए, देख भी रहे हैं। और इनका सवाल ये है कि CDC में आपसे मुतल्लिक अगर ज़हनी तौर पे कितने बच्चे आप जो हैं वो एक वक्त में उनको आप ट्रेनिंग देते हैं CDC सेंटर में, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में आप बैक वक्त कितने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? बैक वक्त हमारी अगर हर एक डोमेन में ना एक प्रॉपर स्लॉट बनाए जाते हैं, स्केड्यूल बनाया जाता है बच्चे का। 1-on-1 सेशन होता है हमारा, 1-to-1 सेशन होता है, एक बच्चा और एक थेरेपिस्ट मौजूद होता है। सही। एक टाइम पे एक बच्चे को हमने करना है। जैसे अगर हम रिमीडियल थेरेपिस्ट हैं तो हम एक टाइम पे वहाँ पर 4 मौजूद हैं, हम तभी 4 बच्चों को रूम में लेके आएंगे, और उस रूम में अगर लिटरेसी का रूम है तो हमारे 4 थेरेपिस्ट मौजूद होंगे और 4 बच्चे वहाँ पर मौजूद होंगे। तो एक थेरेपिस्ट के साथ एक बच्चा उस टाइम काम कर रहा होगा। तो बैक वक्त हम एक टाइम पे एक थेरेपिस्ट को एक बच्चा देते हैं। हमारे पास ग्रुप सेशंस भी होते हैं बच्चे के, लेकिन वो फिर आप बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग, अगर ऑटिस्टिक बच्चा है उसके साथ अगर हम पेयर बनाएंगे तो ऑटिस्टिक बच्चे का बनाएंगे, ताकि ना तो वो बच्चे कंफ्यूज हों और ना उन बच्चे में जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो। एक मेंटल लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग हम फिर ग्रुपिंग बच्चों की कर देते हैं, और वहाँ पर थेरेपिस्ट मौजूद होता है और वो टर्न टेकिंग जैसे सिखानी है। रिंग टॉवर दरमियान में रख दिया, एक रिंग इसने उठाई, एक रिंग इसने उठाई। उसके अलावा जो है पूछा कि रेड रिंग दे दो, एक बच्चे को बोला पहले तुम दो, फिर दूसरा बच्चा बोलेगा पहले तुम दो, ऐसे करके उठा लिया। तो इस तरह मतलब एक काम में 2 बच्चों को इंगेज किया जाता है ग्रुपिंग के थ्रू। तो इस तरह से CDC में सेशंस बिल्कुल ठीक हो गया। एक और सवाल है कि जी आपसे मिलने के लिए वालिदैन को कहाँ आना पड़ेगा अपने बच्चों को दिखाने के लिए? टाइम और पता बता दें। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे सामने मौजूद है जो कि मैं अपने लिसनर्स के लिए शेयर कर देती हूँ। सामीन, अगर आपने CDC में कभी भी एक्सपर्ट से रब्ता करना हो तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि है 0320786533 0320786533, और ये नंबर अभी इस वक्त हमारा
जो फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव जा रहा है उसमें भी आप देखें तो उसके टिकर में ये नंबर चल रहा है। और इसमें अमरीन साहबा मैं आपसे चाहूँगी कि आप मिलने का टाइम और पता बता दें। हमारे CDC की क्योंकि टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग 8:30 to 3:30 हैं, तो इन बिटवीन आप आ सकते हैं, किसी भी टाइम आया जा सकता है। जी, इसमें आया जा सकता है। और बाकी जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे दिया है, वो उनसे पूछ भी सकते हैं कि किस टाइमिंग पे जो है वो जो है मौजूद होंगे और वो आपसे ठीक है। और क्या पता क्या है मिलने का, कहाँ पे आया जा सकता है? CDC के मेन जो सेंटर है वहीं पर ही आना होगा, जो कि अताउल हक रोड पे है, वेस्टरिज 1 में, रावलपिंडी। जी ठीक है सामाइन, ये जो CDC है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, ये वेस्टरिज 1 मेन पेशावर रोड से जैसे ही आप सीधे हाथ मुड़ते हैं तो वहाँ पे वेस्टरिज 1 आता है, वहाँ पे अताउल हक रोड है, वहाँ पे आप आएँ और आने से पहले आप इसी नंबर पे एग्जैक्ट पता मालूम करके वहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हुए आप अपने बच्चे को पहले ऑफ कोर्स उसकी असेसमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी फिर उसका फर्दर प्रोसीजर होगा और CDC जो भी फर्दर सर्विसेज ऑफर कर सकेगा वो इसमें करेगा। आखिर में मैं अमरीन साहबा मैं चाहूँगी कि आप इस सिलसिले में जो आज का हमारा टॉपिक था प्री लिटरेसी स्किल्स एंड अर्ली लिटरेसी स्किल्स, इसके हवाले से अगर आप वालिदैन को या जो ओवरऑल हमारी कम्युनिटी है, हमारा माशरा है, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज जो है मैं यही देना चाहूँगी कि जैसे मैं पहले बता चुकी, स्पेशल बच्चा है, उसे स्पेशल नीड्स हैं और उसको फुलफ़िल करना ही हमारा काम है। और जितनी मदर एक चीज़ बच्चे को सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। बच्चा माँ की गोद में बैठा है, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है, खाना पीना उसको जब माँ ने सिखाया है तो बाकी चीज़ें उसके लिए मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि बच्चे को एक्सप्लोर करने दे चीज़ें, बच्चे को उस पर रिस्ट्रिक्शंस, बहुत बाज़ औक़ात बच्चे पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी ज़रूरी हैं, पाबंदियाँ लगानी ज़रूरी हैं, सही। लेकिन बच्चा अगर कोई चीज़ लर्न करने के हवाले से चीज़ चाह रहा है तो कोशिश करें कि उसको वो प्रोवाइड की जाए। अगर बच्चा रूम में बैठा है उसको एक कोने में ना बिठा दें, उसको बोलें कि बेटे देखो रूम में क्या क्या है। जनरलाइज का कॉन्सेप्ट आप उसको दे सकते हैं, ये वॉल है, ये ब्लू है, बच्चे को बोले कि यहाँ पर कौन सी वॉल ब्लू है, बच्चा पॉइंट करेगा कि ये वाली। इस तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चे को जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए, इंगेज करें। सही। बच्चा अगर रो रहा है उसको इस तरह मत छोड़ दे कि मतलब ये स्पेशल नीड्स के साथ है, पता नहीं इसको क्या मसला है, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं, बच्चे को प्रॉपर आपकी केयर चाहिए। आप उसके पास बैठें, वो अपने अल्फाज में कुछ आपको ज़रूर बताएगा, तो आप बच्चे को अगर वो इमोशनल हो गया है उसके पास बैठें, उसकी सुने कि वो क्या कह रहा है, बैक ऑफ द माइंड उसके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं जो आपके साथ वो शेयर करना चाहता है, ये चीज़ ज़रूर देखें। और उसके अलावा इन बच्चों पर ख़ास तौर पर मेहनत नहीं की जाती पढ़ाई में। सही। ये चीज़ बहुत देखने में आई है कि स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे होते हैं उनको ये कहा जाता है कि ये कौन सा हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ये कौन सा हमें आगे जाके सपोर्ट कर लेगा, जो कि सबसे बड़ा अलमिया है। ये गलत है। बाज़ औक़ात जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं वो इतना कुछ अचीव कर चुके हैं जितना कि हम नॉर्मल बंदे भी नहीं अचीव कर सकते। तो इस पे थोड़ी सी मेहनत करें। बच्चे कोई भी मैं कहती हूँ कि कम IQ के साथ पैदा नहीं होते, वो चीज़ों को लर्न करेंगे, वो सीखेंगे ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे, गलत और सही के बेसिस पे। सही। उनको सिखाना हमारा काम है। तो इन बच्चों को इग्नोर मत करें, इनको आगे लेके आएं, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। इनमें ऑलरेडी वो इतने बचपन से वो डिप्रेस हो चुके होते हैं ना, इतने खामोश कुन हो चुके हैं कि वो बच्चे आगे बोलते ही नहीं हैं। तो अगर वो छोटा सा भी कुछ काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करें, सही, उनको आगे लेके आएं। तो ये मैं मैसेज करना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए और कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और सामाइन, मैं भी यकीनन अमरीन साहिबा की बात को सेकंड करना चाहूँगी। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद थी मिस अमरीन ज़फ़र, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की कि ये जो बच्चे होते हैं ये स्पेशल का मतलब है कि ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल नीड, स्पेशल केयर आपकी मांगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारें, तो आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझें, उनकी छोटी छोटी सी बातों पे उनकी केयर करें,
और उनको छोटे छोटे जो मराहिल से वो गुजरते जा रहे हैं उस पर उनको अप्रिशिएट करें, ताकि वो बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह से फील कर सकें जिस तरह से आपके बाकी बच्चे जो हैं वो आपका प्यार, आपकी तवज्जो महसूस करते हैं और उसको फील करते हैं। अमरीन साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम यकीनन आपको मज़ीद दावत देना चाहेंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें, मज़ीद टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सामीन, आज के इस प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। जो लोग हमें फेसबुक पे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया या जो इस वक्त हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो हमें यहाँ पे सुना, और आपने, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली होगी। आखिर में मैं एक दफ़ा CDC का नंबर जो है वो फिर दोहराना चाहूँगी। CDC का नंबर है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का नंबर है 0320786533 0320786533। ये यहाँ पे राब्ते का नंबर है जिस पे आप सुबह 8:30 से लेके शाम 3:30 बजे तक किसी भी टाइम पे रब्ता कर सकते हैं और एक्सपर्ट से अपना मसला, अपने बच्चे का मसला जो है वो शेयर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।